गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास टेंथ के हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लास टेंथ के हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, हम लोग उस चैप्टर को शुरू किए थे। इस चैप्टर के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिस वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म के डेफिनेशन को बताए थे। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या है, और 18th सेंचुरीज़ में यूरोप की सोसाइटी को बताने की कोशिश किए। और उसी से फिर निकल करके सामने आया लिबरल नेशनलिज्म क्या था, या लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे और इनके क्या क्या डिमांड्स थे। और फिर आखिर में जो हम बताए कि इन्हीं लिबरल नेशनलिस्ट की डिमांड से नेशनलिज्म जो है वहाँ शुरू हुआ। और नेशनलिज्म बताए थे कि सबसे पहले नेशनलिज्म यूरोप में जो है फ्रांस में शुरू हुआ, और फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया 1789 में। तो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, क्यों हुआ, और उसके बाद जो उसके सारे इवेंट्स को समझाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत करके अगर देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 9th में ही पढ़ा दिया गया है। तो कंप्लीट स्टोरी वाइज अगर समझना चाहते हैं तो क्लास 9th के लिए हम वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पर देखिएगा कंप्लीट पूरी स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। लेकिन वहाँ पर कंप्लीट एक चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। लेकिन यहाँ पर 10th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत जो है जितना 9th में था उतना नहीं पढ़ा। 9th में जितना पढ़े थे उसके आगे जो है बताया गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कैसे कैसे नेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन एक शॉर्ट में हम लोग जो है इस इवेंट पर जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट में अगर हम इस इवेंट को डिस्कशन करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस जो है यूरोप की एक कंट्री थी। ठीक है, यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस, और वहाँ पर काफ़ी दिनों से बोरबोन डायनेस्टी हुकूमत कर रही थी। बोरबोन डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है, लुइस 16। और लुइस 16 के ज़माने में ही, लुइस 16 के टेन्योर में उसके हुकूमत के टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत सारे काउजेज़ थे, जैसे बहुत सारे काउजेज़ में बताए थे। ठीक है, कि ब्रिटेन और फ्रांस में अक्सर वॉर हुआ करता था। लुइस जो है 14 के ज़माने में ही जो है ख़ास करके हम लोग 7 ईयर वॉर कहते हैं, 100 ईयर्स वॉर कहते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस में वॉर वगैरह सब हुआ करता था। ठीक है, जिस वॉर में अच्छा खासा पैसा जो है एक्सपेंस हो गया था, फ्रांस हार गया था, और ब्रिटेन जो है फ्रांस की कॉलोनी वगैरह सब पर कब्जा कर लिया था, जहाँ से फ्रांस को अच्छा खासा टैक्स वगैरह आता था। तो मॉनेटरी जो है वो लॉस हुआ और एक ह्यूमिलिएशन भी हुआ। उससे पहले बताए थे जो है राजा लुइस 14 एक बढ़िया सा बहुत अच्छा सा महल बनाता है, वर्सेल महल, उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाद में उस महल में शिफ्ट हो जाता है और महल का खर्च भी, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है। फिर हम देखते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान भी, उस अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी जो है फ्रांस जो है वो ब्रिटेन के ख़िलाफ़ जो है अपनी फ़ौज भेज देता है, और अपना जो है जो पुरानी दुश्मनी थी उस दुश्मनी का बदला लेने की कोशिश करता है। और उसके लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो मदद करता है अमेरिका को, ब्रिटेन के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज भी भेजता है, और जो पैसे से मदद किया था वो लोन वगैरह सबसे मदद किया था। तो फ्रांस की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, ये जो है लुइस 16 के ज़माने तक। जब लुइस 16 जो है वो हुकूमत में आता है 1774 में, ठीक है, जब वो किंग बनता है तो उसको एम्प्टी ट्रेजर मिलता है। ठीक है, मतलब फ्रांस का ख़जाना खाली है, उसके बावजूद ये जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अच्छा खासा पैसा खर्च कर देता, लोन उधार वगैरह को लेकर के। तो फाइनेंशियल बैंकरप्सी रहती है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ा रहता है, और जो लोन वगैरह जो लिया गया था बाहर की कंट्री से वॉर को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, जो ब्रिटेन के ख़िलाफ़, तो उसका भी इंटरेस्ट वगैरह सब जो है बढ़ता जाता है। तो जो है फाइनेंशियल बैंकरप्सी से निकलने के लिए लुइस 16 जो है वो अपने जो है गवर्नर को जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर को से मीटिंग करता है, और फाइनेंस मिनिस्टर उसको सजेशन देता है कि एक नए टैक्स जो है वो इम्पोज कर देने चाहिए लोगों पर। अब वहाँ की अगर हम सोसाइटी के देखते हैं या टैक्सेस को देखते हैं, टैक्स कौन जो है कलेक्ट किया करता था और किसके पास आता था, कौन टैक्स पे किया करता था, तो इसको हम देखते हैं। आप लोग पढ़े भी थे कि फ्रांस की सोसाइटी या यूरोप की सोसाइटी 3 पार्ट में बटी थी। हम लोग पर्टिकुलरली फ्रांस पर ही लिमिट रहेंगे। तो 3 पार्ट में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेट में बहुत कम लोग थे, ठीक है, जो जनरली पोप और पादरी हुआ करते थे, खास करके रिलीजियस हेड हुआ करते थे। सेकेंड स्टेट में किंग्स और नोबल होते थे, ठीक है, जो राजा और राजा की हुकूमत में जो काम करने वाले लोग, जिसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग थे जिसको
पीजेंट कहा गया। यहाँ देखिए ये पीजेंट हो गया, ये किंग्स एंड नोबल हो गया, ठीक है, और ये चर्च हो गया, ठीक है, चर्च या फिर पोप और क्लर्जी, ठीक है। अब देखिए टैक्सेशन सिस्टम जो था वो ऐसा था कि फर्स्ट स्टेट के लोग, ठीक है, मतलब जो चर्च जो टैक्स लगाता था, ठीक है, आम लोगों पर, उस टैक्स का नाम था टीथेज, ठीक है, और जो है किंग्स और नोबल्स जो टैक्स लगाता था, ठीक है, वो उस टैक्स का नाम था टेल्स। ये टीथेज और टेल्स जो मेजर टैक्स था, ठीक है, वो पे कौन करता था? पीजेंट पे करता था। किसको पे करता था? किंग्स को और चर्च को। तो इन दोनों का खर्च देखा जाए तो पीजेंट जो है वो बेयर कर रहा, ठीक है। ऑलरेडी पहले से भी बहुत सारा जो है वो टैक्स वगैरह सब लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि फ्रांस में हद दर्जे का, मतलब बहुत तरीके का टैक्स लोगों पर ऑलरेडी पहले से था। ल्यूई 16 के हुकूमत में आने से पहले लोग कहते हैं कि किसी जगह पर डिस्कस किया हुआ है, बुक किताबों में लिखा हुआ है कि इतना टैक्स लगा हुआ था, इतना टैक्स लगा हुआ था कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी फ्रांस में साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके भी बाहर निकलता था तो उसको साफ़ सुथरा कपड़ा पहनने के लिए उसको टैक्स देना पड़ता था। अब इस कंडीशन में राजा जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है लुई 16, ठीक है, और उस मीटिंग में टैक्स का एक नया प्रोपोज़ल रखता है कि राजा एक नया टैक्स बढ़ाने की कोशिश करा या बढ़ाना चाहता है। तो स्टेट जनरल आती है। अब स्टेट जनरल के बारे में बता देते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट स्टेट कहा गया था, जो है चर्च और पादरी लोग जो थे, और इसमें 300 लोग आते थे, ठीक है। सेकेंड स्टेट में 300 लोग आते थे और थर्ड स्टेट में जो है 600 लोग, 600 मेंबर थे, ठीक है। तो इस तरीके का था, ठीक है। अब ये जो स्टेट जनरल था, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी था, मतलब बहुत सारे चर्च जो है पोप और पादरी जो रिलीजियस हेड हुआ करते थे, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी है, तो उन लोगों के जो हेड होते हैं क्रिश्चियन लोगों के, पोप और पादरी उसको कहते हैं। तो उन लोगों में से 300 लोग जो है वो स्टेट जनरल में होते थे। जैसे अभी हम पार्लियामेंट कहते हैं वैसे वहाँ पर स्टेट जनरल हुआ करता था। तो फर्स्ट स्टेट में जो है 300 लोग आते थे, सेकेंड स्टेट में भी 300 लोग आते थे जो जनरली किंग्स और नोबल्स की तरफ से, और थर्ड स्टेट में 600 लोग आते थे। तो ये स्टेट जनरल की, तीनों स्टेट जनरल से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ठीक है। टैक्स की प्रोपोज़ल जो है वो रखी जाती है, और जो है जब टैक्स की प्रोपोज़ल रखी जाती है तो थर्ड स्टेट के लोग इस बार इनकार कर देते। इस बार कहते हैं कि वोटिंग जो है, पहले वोटिंग होती थी, वोटिंग सिस्टम ऐसे था, जब भी स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी तो सभी फर्स्ट स्टेट मिला के 1 वोट, सेकेंड स्टेट मिला के 1 वोट, और थर्ड स्टेट मिला के 1 वोट, ठीक है। तो एक एक वोट होता था। जनरली होता था फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ये दोनों मिल करके जो है वो दोनों एकजुट हो जाते थे और मेजोरिटी हो जाता था। 1 फर्स्ट स्टेट से और 1 सेकेंड स्टेट से 2 वोट हो गया तो 3 में 2 मेजोरिटी हो गया, जनरली कानून पास हो जाता था। लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग पहले से जहन बना करके आए हैं, उन लोगों में से जनरली हम बताए थे जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, इन लोगों की बहुत सारी डिमांड थी, ठीक है। क्या सब डिमांड थी लिबरल मिडिल क्लास की? कि जो है ना गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, इसके अलावा जो है एबोलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ के बेसिस पर जो स्पेशल प्रिविलेज था वो ख़त्म होनी चाहिए, इक्वलिटी पर बेस्ड जो है सोसाइटी होनी चाहिए। इसके बाद जो है ना इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, गवर्नमेंट लोगों की मर्जी की होनी चाहिए, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो लोगों का जहन जो है अब बदल चुका था। इस थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग मिडिल क्लास के तौर पर उभर चुके थे, जो पढ़े लिखे लोग थे। तो अब इन लोगों की डिमांड थी कि ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में एक एक वोटिंग का जो सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए। वोटिंग जो है वो हमारी क्वांटिटी जो है तादाद के हिसाब से, हमारे नंबर्स के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। जब थर्ड स्टेट के लोग जो है इस चीज़ का प्रोपोजल राजा के सामने रखता है तो राजा इस चीज़ से इनकार कर देता है, और राजा जो है स्टेट जनरल की मीटिंग को जो है वो ख़त्म कर देता है और अंदर से गेट लगा लेता है। जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ठीक है, वो राजा से मिलना चाहते हैं, राजा मिलने से इनकार कर दिया। अल्टीमेटली आखिरकार थर्ड स्टेट के लोग वर्सेल की महल में ही, ये मीटिंग वहीं बुलाई गई थी, वर्सेल के महल में ही ये लोग चले जाते हैं। कहाँ पर? टेनिस कोर्ट में। और ख़ुद को ये लोग जो है नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है। नेशनल असेंबली क्यों डिक्लेयर करता है? इन लोगों का कहना था ज़्यादातर आबादी जो है थर्ड स्टेट की है, तो थर्ड स्टेट ही देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नेशनल असेंबली जो है वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्रांस में हुकूमत किया जाएगा। जब ये चीज़ जब वर्सेल में हो रहा था, जो शहर में हो रहा था, इस बात की खबर दूर दराज भी गाँव वगैरह सब में भी फैल जाती है, और इस चीज़ को जितने भी लोग थे फ्रांस के लोग, जो
ख़ास करके पीजेंट या फिर लोअर सेक्शन जो ख़ास करके थर्ड स्टेट के लोग थे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एक फ्रांस में एक अनार्की टाइप का सिचुएशन आ जाता है, जिसी में हम एक जो है इवेंट देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 को जो है वो बेस्टाइल के किला को जो है वो लूट लिया जाता है। तो कुछ अफवाह वगैरह सब था, तो बहुत डिटेल में हम 9th में इस पर डिस्कस किए हुए हैं, तो इसको शॉर्ट में हम करने की कोशिश करेंगे। फिर इसी सब बीच में जब बहुत ज़्यादा अनार्की हो जाता है, लॉलेसनेस हो जाता है, तो राजा मजबूर होता है, ठीक है। जो थर्ड स्टेट वालों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस कॉन्स्टिट्यूशन पर राजा सिग्नेचर कर देता है और फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाता है 1791 में, ठीक है। फ्रांस क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ लोगों को बहुत सारी राइट्स वगैरह सब दी जाती है, जहाँ पर जो है लोगों को वोट करने का भी राइट्स वगैरह सब दिया गया था, जो हम लोग वहाँ पर जो है 9th में पढ़े थे, एक्टिव सिटीज़न, पैसिव सिटीज़न, ये सब चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एग्ज़ाम 10th में के नज़रिए से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं इसी सब बीच में क्या होता है, इसी सब बीच में जो है स्टेट जनरल को या फ्रांस नेशनल असेंबली थी उसको कहीं से खबर लगती है कि हमारा किंग जो है वो ऑस्ट्रिया के राजा से अलायंस कर रहा है और ऑस्ट्रिया जो है फ्रांस पर हमला करने वाला है, ठीक है। तो नेशनल असेंबली जो है जो ऑस्ट्रिया पर वॉर डिक्लेयर कर देती है, ऑस्ट्रिया फ्रांस में वॉर हो जाता है और इस वॉर के बाद इस वॉर में फ्रांस हार जाता है। फ्रांस के लोगों को बहुत ह्यूमिलिएशन लगता है और फ्रांस के लोगों को ऐसा कहीं से जो है भनक लगता है। उसी बीच में भनक इसलिए लगता है क्योंकि उसी बीच में राजा जो है फ्रांस छोड़ करके जाने की कोशिश भी किया था, इसीलिए ऐसा वहाँ के लोगों को लगता है, ठीक है। और फ्रांस के लोगों को ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रिया से जो हम हार गए, फ्रांस हार गया, इस हारने के जो पीछे कहीं ना कहीं वहाँ के फ्रांस का लुइस 16 का हाथ है। पूरे सभी लोग जो है फ्रांस के जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, ठीक है, राजा के महल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। राजा की जान मुसीबत में होती है और जो है राजा से लोग डिमांड करते हैं कि राजा की पावर को कंप्लीट ख़त्म कर दिया जाए। राजा मजबूर होता है, नेशनल असेंबली से मदद मांगता है और राजा की पावर को कंप्लीटली ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है। और फ्रांस कुछ दिनों के लिए रिपब्लिक हो जाता। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, अब रिपब्लिक हो गया। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं जो रिवॉल्यूशन वहाँ हुआ था, ठीक है, तो पावर आ गया रिवॉल्यूशनरी लोगों के हाथ में, स्टेट जनरल वगैरह का इलेक्शन वगैरह होने लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से। और जो है ना सभी को, उसमें भी देखे थे सभी को वोटिंग राइट्स नहीं था, जो कुछ एक्टिव सिटीज़न थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो वेल्दी थे, उन्हीं लोगों के बीच था। लेकिन जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं टोटल, जिन लोग थर्ड स्टेट के लोग, उस रिवॉल्यूशनरी में भी दो ग्रुप में लोग बटे होते हैं। दो ग्रुप, एक होता है जैकोबियन और दूसरा होता है जेरोडाइट, ठीक है, दो ग्रुप में लोग बटे होते हैं। तो जैकोबियन की तादाद ज़्यादा होती है, तो शुरू में जैकोबियन की गवर्नमेंट बनती है और उस जैकोबियन की गवर्नमेंट में हम देखते हैं जो जैकोबियन लोगों का हेड होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है, वो बहुत ही जालिमाना टाइप से जो है हुकूमत करने की कोशिश करता है। इसीलिए ये जो है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टेन्योर को, उसकी हुकूमत को रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है 1793 टू 1794। अब इसके बाद हम जो और इवेंट देखते हैं बाद में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के दौर में, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के दौर को रेन ऑफ टेरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी हुकूमत के टाइम में जितने भी लोगों ने, ठीक है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का कोशिश किया, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ पर आवाज़ उठाया, तो उसको जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, गुलूटीन कर लिया जाता है। उसी बीच में देखते हैं राजा पर भी, ठीक है, जो है अपने देश के ख़िलाफ़ साजिश करने का मुकदमा होता है और उसको गुलूटीन कर दिया जाता है। 1-2 महीने बाद जो उसकी जो है वहाँ की क्वीन थी मैरियो एंटोनियोट, उसको भी उस पर फजूल खर्ची का इल्ज़ाम लगता है और उसको भी गुलूटीन कर देता। बहुत सारे लोग इस दौरान मारे गए, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर गुलूटीन कर देता है। इसीलिए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की हुकूमत के टाइम को जो है रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाद में जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ही लोग जो है वो गुलूटीन कर देते, तो उसके पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि 9th में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, 9th का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गुलूटीन कर दिया जाता है। फिर गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट में जब अनस्टेबिलिटी आती है तो अब जैकोबियन के ख़िलाफ़ माहौल हो जाता है और जैकोबियन से जेरोडाइट के पास जो है ना हुकूमत आ जाती है। लेकिन जेरोडाइट में जो हुकूमत होता है उस हुकूमत को डायरेक्ट
डायरेक्टरी रूल कहते हैं। और डायरेक्टरी रूल भी बहुत अच्छे से नहीं चल रही थी, ठीक है। स्टेट जनरल और जो है कुछ डायरेक्टरी जो 4 to 5 सिटीजन थे, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव थे, उन दोनों में जो है वो अच्छी बनती नहीं है, नेशनल असेंबली में और डायरेक्टर्स में, ठीक है, जो 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 एग्जीक्यूटिव बॉडी था उसमें अच्छी बनती नहीं है, ठीक है। और इसका फ़ायदा जो है वो नेपोलियन उठाता है, जो कि हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। अब नेपोलियन क्यों फ़ायदा उठाया और नेपोलियन कैसे हुकूमत में आया, तो उसके पीछे भी हम लोग अच्छे से उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर नेपोलियन का आगे क्या होगा। लेकिन इस बीच में हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, यहाँ देखें जो हम लोग डिस्कस किए, यहाँ देखें मीटिंग बुलाई जाती है एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स लगाने के लिए, ठीक है। थर्ड स्टेट के लोग जो है रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है, वोटिंग सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। और ये लोग वोटिंग अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स जो है ये लोग डिमांड करते हैं। स्टेट जनरल डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली, वही सब चीज़ है कि जब राजा मिलने से इनकार कर देता है तो ये लोग खुद को जो है टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं और ख़ुद को जो है नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट वाले लोग अब खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लेते हैं और ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन पर जब किंग जो है सिग्नेचर कर देता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। इसी बीच में किंग फ्लड करने की जो है फ्रांस छोड़ने की कोशिश किया था, फ्रांस के बॉर्डर पर वो पकड़ा गया था, ठीक है। और जो है ना फिर देखते हैं कि ऑस्ट्रिया से वॉर होता है और इस ऑस्ट्रिया से वॉर में जो है वो फ्रांस हार जाता है और जो है ना फाइनली लोग जो है राजा के महल को जो है वो जो चारों तरफ से घेर लेते हैं और राजा को डिथ्रोन कर दिया जाता है, राजा को गद्दी छोड़ना पड़ जाता है और ये रिपब्लिक बन गया। जब रिवॉल्यूशनरी लोगों के पास कंप्लीट जो है रिपब्लिक बना, रिवॉल्यूशनरी लोगों के पास पावर आया, तो ये दो ग्रुप में रिवॉल्यूशनरी बटे होते हैं, जैकोबियन और जेरोडाइट। जैकोबियन लोगों का जो हेड होता है उसका क्या नाम होता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो 1793 और जो है 1794 तक जो है ये हुकूमत करता है। और इसी की हुकूमत के दौर को हम लोग रेन ऑफ टेरर कहते हैं। किसकी हुकूमत के दौर को, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की हुकूमत के दौर को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब जो मेन टॉपिक है जो हमारे को, ये तो हम एक स्टोरी बताए हैं समझने के लिए सभी चीज़ों को, ठीक है। अब हम जो आगे बताए थे, ठीक है, जैकोबियन लोगों की जो हुकूमत ख़त्म होती है तो जेरोडाइट के पास आता है हुकूमत। जो जेरोडाइट ग्रुप होते हैं उस टाइम में जो है डायरेक्टरी रूल होता है। डायरेक्टरी रूल में अनस्टेबिलिटी होता है। इस स्टोरी को याद रखिएगा, डायरेक्टरी रूल में अनस्टेबिलिटी होता है क्योंकि नेशनल असेंबली और जो डायरेक्टर्स थे जिनको एग्जीक्यूटिव के तौर पर चुना गया था उन दोनों में बनती नहीं है, ठीक है। अक्सर जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, नेशनल असेंबली और डायरेक्टरी रूल में, ठीक है। जिनके पास जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी था, जिनको फैसला लेने का हक था, उसको डायरेक्टरी रूल कहते हैं। कुछ 4 to 5 डायरेक्टर्स चुने गए थे एग्जीक्यूटिव के तौर पर, तो दोनों में बनती नहीं। अक्सर डायरेक्टर जो है नेशनल असेंबली कुछ भी हो जो है कोई डिसीजन लेता है तो उसको डायरेक्टरी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर जो है डायरेक्टर्स अगर कोई फैसला लेने का कोशिश करता है तो नेशनल असेंबली उसको रिजेक्ट कर देता है। तो एक तरीके से देखते हैं वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होता है और इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा नेपोलियन उठाता है, जो कि नेपोलियन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अभी तक जो हम देखे, ठीक है, उसमें जो एग्जाम के नज़रिए से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम देखते हैं जो फ्रांस के बारे में, ठीक है, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, तो ये रिवॉल्यूशन की स्टोरी बता रहे थे। जो रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ तो हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या, तो देखिए इट वॉज द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन था जो कि 1789 में शुरू हुआ था, ठीक है, इन विच द पीपल ऑफ फ्रांस डिमांडेड फॉर एबोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन था जो 1789 में शुरू हुआ था, जिसमें फ्रांस के लोग जो है वो अपने राजा के खिलाफ बगावत किए थे, रिवोल्ट कर दिए थे और वो लोग जो है मोनार्की ख़त्म करो, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करो का जो है वो नारा दिए थे। और इन लोगों का ये डिमांड था कि मोनार्की ख़त्म की जाए, डेमोक्रेसी और जो है रिपब्लिक कायम की जाए, जो हम लोग यहाँ पर देखे भी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी डेफिनेशन पूछा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। 1 नंबर का पूछेगा, डेट भी याद रखना है, कौन सी डायनेस्टी हुकूमत कर रही थी उसके बारे में भी याद रखना है। बोरबोन डायनेस्टी हुकूमत कर रही थी और लुई 16 जो है वो रूलर था जिस टाइम में जो है बगावत हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। लुई 16 जो है ना, जब उसकी ताजपोशी कब हुई, लुई 16 जो है फ्रांस का राजा कब बना ये भी याद रखिएगा, 1774, ठीक है, 1774 में राजा बना और 1789 में जो है
वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। अब देखिए जो बहुत अच्छा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आता है वो क्या है, व्हाट वर द स्टेप्स taken by the revolutionary to create a feeling of collective identity in the France। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या कदम उठाया गया फ्रांस के लोगों के थ्रू फ्रांस में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म या जो है फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ यही है, स्टेप टेकन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएट आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल। आइडेंटिटी यहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी होगा, ठीक है, कॉमन आइडेंटिटी या फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया था, तो क्या क्या स्टेप्स लिया गया था। तो सबसे पहला स्टेप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन नोन एज स्टेट जनरल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या कोशिश की गई, पावर ट्रांसफर करने की कोशिश की गई मोनार्की से किसके पास, स्टेट जनरल के पास। जो स्टेट जनरल कौन थे, इलेक्टेड बॉडी हुआ करते थे, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन को वो रिप्रेजेंट करते थे। तो सबसे पहला ये लिखना, पहला स्टेप क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन नोन एज स्टेट जनरल। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जनरली आपको 4 नंबर में या 3 नंबर में या इससे ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा स्टेप क्या था, स्टेट जनरल वॉज रिनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। यहाँ पे नेशनल हो जाएगा, स्टेट जनरल को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया गया। कहा गया कि ये जो स्टेट जनरल है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है और यही नेशनल असेंबली है। यहाँ बताए भी थे कि नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया गया और कहा कि ये जो है नेशनल असेंबली देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो दूसरा स्टेप कि स्टेट जनरल को पूरे नेशन का जो है वो असेंबली डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया, न्यू फ्रेंच फ्लैग, ठीक है, जो कि ट्राई कलर का फ्लैग था वो अडॉप्ट किया गया, किसके लिए, पूरे फ्रांस के लिए, नया फ्रेंच फ्लैग, ठीक है, ट्राई कलर का फ्लैग फ्रांस के लिए, फ्रांस का एक कॉमन जो है वो झंडा जो है वो अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद और क्या कदम उठाया गया, एबोल्यूशन ऑफ द कस्टम ड्यूटीज एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज एस्टेब्लिश्ड। हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी बताए थे कि बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़ हुआ करती थी, बहुत सारा जो है वो करेंसी था, जिस वजह से ट्रेड वगैरह में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लोगों की अपनी खुद की पहचान नहीं थी, ये सब चीज़ हम बताए थे। तो एक जैसी जो है वो वेट एंड मेजर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज़ को जो है वो एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज जो इन लोगों का लोकल लैंग्वेज हुआ करता था, ठीक है, लोकल लोगों का जो लैंग्वेज हुआ करता था उस लैंग्वेज को फ्रांस का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, फ्रेंच जो कॉमन लोगों का भाषा हुआ करता था उसको जो ना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। फिर और है आखिरी में द आइडिया ऑफ ला पार्ट्री, ठीक है, जिसका मीन्स होता है फादरलैंड। ये जो है फ्रेंच वर्ड है ला पार्ट्री, जिसका मीनिंग क्या होता है, फादरलैंड। अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में ला पार्ट्री ली सिटीजन पर पूछा जाता है। तो द आइडिया ऑफ ला पार्ट्री जिसका मतलब होता है फादरलैंड एंड द ली सिटीजन, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिटीजन, वॉज एम्फेसाइज्ड। ये कहा गया, हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि कहा गया ला पार्ट्री और ली सिटीजन का नारा दिया गया, जैसे हम लोग यहाँ पे भारत माता का नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय हो। इससे ये जनरली सिंबलाइज होता है कि भारत एक जो है कहीं ना कहीं माँ के जैसे है और यहाँ पर रहने वाले लोग सभी उसके बच्चे हैं। तो वैसे ही वहाँ पर कहा गया ला पार्ट्री फादरलैंड, मतलब फ्रांस एक फादरलैंड है, ठीक है, और ली सिटीजन मतलब फ्रांस में रहने वाले, फ्रांस के टेरिटरी के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं वो उनके सिटीजन हैं, उनके बच्चे हैं। इसी तरीके का कि सभी जो है एक ही जो है सभी कॉमन है, सभी एक ही फादर के जो है वो बच्चे हैं। इस तरीके से कहने की कोशिश की गई फ्रांस के लोगों को। तो जो है ना हम क्या देखते हैं, ये सब कदम जो उठाया गया वो क्यों उठाया गया, ये उठाया गया फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म या फीलिंग ऑफ कॉमननेस को डेवलप करने के लिए, एक आइडेंटिटी लोगों की बनाने के लिए। तो जैसे जो है ना मोनार्की को ख़त्म कर करके स्टेट जनरल को पावर दे दी गई, स्टेट जनरल का नाम ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया गया कि पूरे नेशन का जो है एक ही असेंबली होगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। न्यू फ्रेंच फ्लैग, पूरे फ्रांस के लिए एक झंडा अपनाया गया। जैसे हमारे झंडे से हमारी अपनी पहचान होती है, तो उन लोगों ने
अपना एक झंडा जो है वो अपनाया, जो पूरे फ्रांस का झंडा हुआ करता था। एबोल्यूशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के टैक्स बैरियर थे, ठीक है, टैक्स वगैरह लगता था ट्रेड में, उन टैक्सेस को कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश की गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, अलग अलग जगह पर जो वेट एंड मेज़र अलग अलग होता था, अलग अलग जगहों पर जो चीज़ों का वज़न होता था, मेज़रमेंट होता था, अलग अलग होता था, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती थी टैक्स जो है ट्रेड वगैरह करने में। तो इन सभी कस्टम बैरियर्स को या जो है ना ख़त्म करके एक जैसा वेट एंड मेज़र अपनाने का कोशिश किया गया कि लोगों को जो है वो आसानी हो और सभी लोग एक जैसा जो है वो महसूस करें, ठीक है, सभी को फीलिंग ऑफ कॉमननेस महसूस हो। फ्रेंच लैंग्वेज जो आम लोगों की ज़ुबान थी, ज़्यादातर लोगों की ज़ुबान थी, लैंग्वेज थी, उसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया और ला पार्ट्री और ली सिटोयन का जो है वो नारा दिया गया। तो ये सब कदम उठाया गया था, ये सब जो है स्टेप्स उठाई गई थी, ठीक है। फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आपस में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म या फीलिंग ऑफ कॉमननेस वहाँ के लोगों में डेवलप करने के लिए। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है, याद रखना आपको 4 नंबर में, मिनिमम 4 नंबर में हमको लग रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है, इसी दौरान फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही, ठीक है, एक क्लब बनाई गई थी जैकोबिन क्लब नाम से, जिस पर अक्सर 1 नंबर वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या था? तो ये एक जो है पॉलिटिकल क्लब था। क्या है? इट वाज द पॉलिटिकल क्लब फॉर्म ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही एक पॉलिटिकल क्लब बनाई गई थी टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब गवर्नमेंट में क्या हो रहा है इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और हमारी आगे गवर्नमेंट से क्या डिमांड होनी चाहिए इन सब चीज़ों पर भी अपना जो है वो प्लान तैयार करने के लिए। तो क्या, इट वॉज द पॉलिटिकल क्लब फॉर्म ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू डिस्कस द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन, ठीक है, कि अपना खुद का जो है वो क्या प्लान होनी चाहिए, हमारी आगे गवर्नमेंट से जो है वो क्या डिमांड होनी चाहिए इन सब चीज़ों पर। तो ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इवेंट्स बताए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या कदम उठाए गए उन सब चीज़ों को बताए। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो राइज ऑफ नेपोलियन पर होगा। नेपोलियन कैसे राइज किया, नेपोलियन भी अच्छे अच्छे कदम उठाए, ठीक है, अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए, लेकिन बाद में नेपोलियन की गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो गई। तो उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर जो है ना आगे हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ेंगे, बैटल ऑफ वाटरलू पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।